गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो चलिए देख लेते हैं आज के हमारे पास इस करंट अफेयर सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण इश्यूज हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला इशूज क्या है हम लोग के पास। पहला इशू है भारत ने 2022 में यानी लास्ट ईयर 93% DPT-3 टीकाकरण कवरेज दर्ज किया है। यह रिपोर्ट किसकी है? WHO की है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। DPT-3 यानी डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस, इसमें ध्यान रखिएगा डिजीज इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से डिजीज है? डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है और टेटनस है। इस कवरेज को 2022 में 93% थी। ओके, और इससे पहले अगर देखते हैं 2019 में यह 91% था और 2021 में यह कितना था? 85% था। ठीक है, तो इसने क्या किया है 22 में के महामारी पूर्व रिकॉर्ड को इसने पार कर दिया। यानी महामारी पूर्व से यानी कोविड टाइम से पहले, महामारी पूर्व यानी क्या हो गया? कोविड काल जो था उससे पहले जो रिकॉर्ड थी उसको इसने पार कर दिया है। पार कर दिया है क्योंकि 91% है, 85% है एंड 22 में कितना हो गया है? 93% हो गया है। DPT में क्या क्या याद रखना है? डिप्थीरिया को याद रखना है, पर्टूसिस को याद रखना है और टेटनस को ध्यान रखना है। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या है। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में DPT-3 कवरेज 91% तक पहुंच गया है। कहां पर? दक्षिण पूर्व एशिया में, यानी साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा है। ठीक है, WHO के सभी क्षेत्रों की तुलना में दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे अच्छी टीकाकरण जो कहाँ हुई है? दक्षिण एशिया के क्षेत्र में सबसे अच्छी टीकाकरण जो है रिकवरी हुई है। वैश्विक टीकाकरण सेवाओं ने पिछले वर्ष की तुलना में 2022 में 4 मिलियन अधिक बच्चों को, किसने? अगर वैश्विक टीकाकरण सेवाओं ने क्या किया है पिछले वर्ष की तुलना में 22 में 4 मिलियन अधिक बच्चों को कवर किया है। चलिए, इसके अलावा क्या है? नेक्स्ट न्यूज है IIT प्रोफेसर ने क्या किया है? स्वच्छ जल नवाचारों के लिए एनी पुरस्कार जीता है। तो एनी पुरस्कार जो दिया गया है किसके लिए है? स्वच्छ जल नवाचारों के लिए। स्वच्छ जल नवाचार यानी इनोवेशन के लिए। ओके, अब देख लेते हैं किसको दिया गया है। IIT प्रोफेसर है, यानी IIT किस IIT के? IIT मद्रास के प्रोफेसर है। IIT मद्रास के। और यह वही IIT है जिसने क्या किया है? यह वही IIT है जिसने NIRF रैंकिंग में, जिसने क्या किया है? NIRF रैंकिंग, ओके, NIRF रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन है इसकी। समग्र रूप से देखा जाए तो इसकी फर्स्ट पोजीशन है। और यही IIT मद्रास जो है इसने अपना, अगर भारत से बाहर का जो कैंपस कोई खुला है भारत से बाहर, ठीक है, तो ये IIT मद्रास है फर्स्ट, जिसने कहाँ पे खोला है? तंजानिया के जिंजीबार में। ओके, जिसने कहाँ पे खोला है? तंजानिया के जिंजीबार में। तो या क्वेश्चन में तंजानिया याद रखें या क्वेश्चन या जिंजीबार आप लोग याद रखें। ठीक है, जिंजीबार आप लोग याद रखें, जिंजीबार आप लोग याद रखें, या तो जिंजीबार या फिर तंजानिया, दोनों में से कोई एक वर्ड ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया IIT मद्रास के प्रोफेसरों ने। ये तो हो गया फर्स्ट IIT खुला है जो भारत से बाहर पहला है। दूसरे की अगर बात की जाए तो IIT दिल्ली जो अबू धाबी में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? दूसरा कहाँ खुलेगा? अबू धाबी में। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो प्रोफेसर कौन है? T प्रदीप। इसके प्रोफेसर कौन है? IIT के T प्रदीप ने क्या किया है? क्यों इनको दिया जा रहा है? तो नैनो स्केल सामग्रियों का उपयोग करके किफायती और सतत स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के काम के लिए इनको एनी पुरस्कार दिया गया है। तो एनी पुरस्कार जो है बोला गया है किसमें? स्वच्छ जल नवाचार, स्वच्छ जल उनका इनोवेशन क्या है उसमें कि ये क्या करेंगे? किफायती और सतत स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या कर रहे हैं? कराने के अपने काम के लिए इनको एनी पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। और किस स्केल पे? नैनो स्केल सामग्रियों का उपकरण का यूज करके। ओके, उन्होंने क्या किया है? इन्हें पद्मश्री, कौन कौन सी है? पद्मश्री, प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार, निक्केई एशिया पुरस्कार जीता है। कौन कौन सा है? पद्मश्री है। ये 3 पुरस्कार भी इनके नाम पे। हो सकता है इस क्वेश्चन को ऐसे करके दे दे कि जो जल एनी पुरस्कार जो दिया गया है, ठीक है, या जिस प्रोफेसर को दिया गया है, ठीक है, इनके बारे में 2-3 पॉइंट्स दे सकता है कि कौन सा इसमें से सत्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनको पद्मश्री वगैरह मिला है। अब है एनी पुरस्कार 2007 में स्थापित किया गया था। एनी पुरस्कार कब स्थापित हुआ है? 2007 में। इसका उद्देश्य क्या है? ऊर्जा दक्षता हो, एनर्जी एफिशिएंसी या नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी और डीकार्बोनाइजेशन और पर्यावरण संरक्षण में क्रांतिकारी सफलताओं। कौन कौन से इसका जो अगर दिया जाए उद्देश्य क्या रहता है? ये इन ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, डीकार्बोनाइजेशन और पर्यावरण संरक्षण में क्रांतिकारी सफलताओं के विकास को प्रोत्साहन करने के लिए इसको दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा न्यूज है?
एशियाई विकास बैंक क्या है? एशियाई विकास बैंक ने, एशियाई विकास बैंक क्या करेगा? अब एशियाई विकास बैंक का काम क्या है? तो ये क्या किया है इसने, वित्तीय वर्ष के लिए यानी फाइनेंशियल ईयर के लिए इसने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना रखा है? 6.4%। कितना है एडीबी का अनुमान? 6.4%। ये अनुमान वाला ध्यान रखिएगा, एग्जाम पूछ लेता है कि एडीबी का क्या आंकड़ा है। ओके, तो इसमें क्या होगा, या कभी कभी पूछ लेता है कि इसका मतलब ईयरली जो आंकड़ा देते हैं, जैसे कभी वो आरबीआई का ही पूछ लिया किसी रेट को लेकर के कि कितना दिया गया है, तो इस तरह से इसमें पूछता है। ठीक है, तो क्या दिया गया? एडीबी। एडीबी नहीं है, एशियाई विकास बैंक। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ था? 1969 में, 1966 में। ठीक है, एडीबी का गठन कब हुआ था? एशियाई विकास बैंक का एडीबी का गठन हुआ था 1966 में। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। मनीला, मनीला फिलीपींस। ओके, इसने क्या किया है? फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर के लिए इसने भारत की आर्थिक जो वृद्धि जो एक अनुमान लगाया है, इसने कितना लगाया है? 6.4%। 6.4%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, भारत की रैंकिंग कितनी है? 80वां स्थान, यानी 80th जिनको पोजीशन मिला है 80। भारत की रैंकिंग कितनी है? 80 है। अब देख लेते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक है कितनी की गई है? 87 से 80 हो गई, यानी लास्ट ईयर इसकी रैंक कितनी थी? 87 थी, और अभी कितनी हो गई है? 80 हो गई है। ठीक है, 87 से यह 80 हो गई है, 87 से 80 हो गई है। क्लियर? भारतीय बिना वीजा के जो ये रैंक 87 से 80 हो गई है, तो भारतीयों को बिना वीजा के कहाँ तक, कितने राज्यों को उनको छूट मिल गई, कितने गंतव्य कर सकते हैं, कितने बिना वीजा के वो गंतव्य कर सकते हैं, उनका तो क्या है? 57। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि छूट जो रैंकिंग मिली है, ठीक है, रैंकिंग मिली है तो उसकी पोजीशन कितनी है? 80 हो गई है। रैंकिंग पोजीशन कितनी है? 80 हो गई है, और जो गंतव्य है 57 गंतव्यों को की क्या यात्रा कर सकते हैं। 2022 की रैंकिंग में, अगर हम 2022 की रैंकिंग में देखें तो पासपोर्ट इंडेक्स पर भारत जो है कितने स्थान पर है? पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 87th है, 87th है। ठीक है, 2022 की रैंकिंग में अगर देखें तो पासपोर्ट इंडेक्स पर भारत कितना है? 87। तभी तो बोला गया है ना सॉरी, कि लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर 2022 में 87 है, 2023 अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें 80 है। ओके, और कितना डेस्टिनेशन? 57 गंतव्य की यात्रा कर सकते हैं। दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का दावा करने के मामले में कौन था? जापान था, है ना, जापान था, और जापान लगातार टॉप पोजीशन पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी होती थी उसमें जापान लगातार टॉप पे रहता था, लेकिन अब क्या हो गया? चेंज हो गया। कैसे? सिंगापुर ने क्या किया है? जापान को पीछे छोड़ दिया है। सिंगापुर ने क्या किया है? जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिंगापुर जो है इसने यहाँ टॉप पर है, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी की गई यहाँ वो टॉप पर है। इसके अलावा सिंगापुर जो है वो भारत की अगर बात की जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा निवेश करना, या एफडीआई, ओके, या निवेश, भारत में निवेश या एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में देखा जाए, अगर भारत में निवेश के मामले में या एफडीआई के मामले में देखा जाए तो वहाँ भी क्या है? सिंगापुर आपका टॉप पर है। सिंगापुर क्या है? टॉप पर है। ये सिंगापुर जो है ये टॉप पर है। सेकंड पोजीशन की अगर बात की जाए तो कौन है? मॉरिशस है, मॉरिशस। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर है। थर्ड पर कौन है? अमेरिका। फोर्थ में कौन है? यूएई। यूएई फोर्थ पोजीशन पर है। क्लियर? ये क्लियर हो गया, ये ध्यान रखिएगा। ये एफडीआई के मैंने 4 जो बताए हैं एफडीआई को लेकर के बताए हैं। अब बताती है किसने छोड़ा, किसके? जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो जापान के बारे में ध्यान रखिएगा। G7 की जो इस बार सम्मेलन हुई है, G7 सम्मेलन कहाँ हुआ है? जापान के हिरोशिमा में।
ओके। G7 सम्मेलन, G7 सम्मेलन कहाँ हुआ है? जापान के हिरोशिमा में। G7 का ये इस साल हुआ है, यानी 49th एडिशन पूछ लेगा तो कौन सा एडिशन था ये G7 का कौन सा संस्करण था G7 का? 49th, और ईयर दे दीजिएगा ब्रैकेट में 2023। अगर बात की जाए G7 की 22 वाली, क्योंकि लास्ट ईयर का भी एग्जाम में पूछ लेता है, अगर बात की जाए 22 यानी वो कौन सी थी? 48th यानी 2022 वाला कहाँ हुआ है? 2022 वाला कहाँ हुआ है? तो यह कहाँ हुआ है? जर्मनी। जर्मनी, क्लियर? जर्मनी में हुआ है, ठीक है, जर्मनी, क्लियर, ठीक है। अब बात आती है कि चलिए ये तो हो गया इसकी, ठीक है। अगर बात की जाए शांति के मामले में, अगर विश्व में सबसे शांत देश अगर बोला जाए तो कौन सा है? ये रैंकिंग किसके हेलने की है? अगर इसी प्रकार से पूछा जाए कि विश्व का सबसे, क्योंकि जो ग्लोबली पीस इंडेक्स है वो भी तो जारी कर दिया गया है, तो उस पीस के मामले में सबसे टॉप पर कौन सा है? आइसलैंड है, क्लियर। लेकिन अगर भारत की रैंक कितनी है पीस के मामले में, तो भारत जो है वह 126वें पोजीशन पर है। भारत कितना है उस पे पीस के मामले में? मैं यहाँ थोड़ा सा लिख दे रही हूँ, ठीक है, पीस के मामले में ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम रैंकिंग पढ़ते हैं तो रैंकिंग पढ़ने का मतलब ये नहीं कि केवल हमने हेलने पढ़ लिया और हो गया। इससे पहले मैंने जितनी रैंकिंग बताई है कौन कौन सी है? जेंडर गैप की रैंकिंग है, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की रैंकिंग है। जेंडर गैप में कितना है भारत की रैंकिंग? 127, जेंडर गैप में 127, लास्ट ईयर 135 था। और पीस में भी इसकी कितनी है? 126, लास्ट ईयर कितना था? 135 था। इसके अलावा कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात की जाए तो भारत की रैंकिंग कितनी है? 40 है ना, 40 है। इसके अलावा और कौन कौन से इंडेक्स जारी किए गए हैं? क्योंकि मैंने इस जो आप लोगों को काफ़ी इंडेक्स में बता रखी हूँ, है ना। इसके अलावा कौन से इंडेक्स आई है? और पीस में कौन सी रैंकिंग है? 126। भारत की रैंकिंग कितनी है? 126, यानी लास्ट ईयर से इसमें 9 अंक का सुधार हुआ है। लास्ट ईयर कितना था? 135। लास्ट ईयर कितना था? 135, ओके, लास्ट ईयर 135। उसमें टॉप पे कौन सा है? टॉप पे इस पे आइसलैंड है। पीस में अगर जेंडर गैप की बात की जाए, जेंडर गैप, तो भारत की रैंकिंग कितनी है? 127, ओके, 127। इसके अलावा और कौन सी है? कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, कॉम्पिटिटिवनेस यानी प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ओके, इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 40 है। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 40 है। और कोई इंडेक्स हो जो इस पर और जारी किया गया है? और कोई इंडेक्स है? हिलने में तो चलिए कि 80 पोजीशन पर है, हिलने में कितना है? 80th पोजीशन पर है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, दूसरा स्थान किसका है? जर्मनी का है। दूसरा स्थान जर्मनी का है, उसके बाद इटली और स्पेन द्वारा साझा किया गया है, और तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड द्वारा साझा किया गया। तो दूसरा स्थान में कौन कौन है? दूसरे स्थान में जर्मनी भी है, इटली भी और स्पेन भी है, और तीसरे स्थान में ऑस्ट्रिया और फिनलैंड द्वारा साझा किया गया है। ऑस्ट्रिया और फिनलैंड, ठीक है, ये दोनों क्या है? तीसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर ये तीन है, जर्मनी, इटली और स्पेन। अफगानिस्तान का जो पासपोर्ट कितना है? 27। इसको कितने मिले हैं? बहुत कम मिले हैं, 27, जो ये वीज़ा मुक्त स्कोर के साथ 103 स्थान पर है। इसका नंबर कौन सा है? 103वें पोजीशन पर है। ये कौन से पोजीशन पर है? 103वें। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने सभी को हेनले पासपोर्ट में ऐड किया है, ठीक है। तो 103वें स्थान पर अफगानिस्तान यही है जिसकी पीस इंडेक्स में भी बात की जाए तो सबसे अशांत वाला देश है ये, ठीक है। पीस इंडेक्स में भी अगर पीस की बात की जाए तो सबसे अशांत यही है पीस इंडेक्स में, पीस इंडेक्स, ठीक है, सबसे अशांत। सबसे अशांत देश कौन सा है? अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान। और किसमें इसकी स्थिति खराब है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भी यह अंतिम पोजीशन पर है। कितने को इसको मिला है? 27 वीजा मुक्त स्कोर है, 27 वीजा मुक्त स्कोर। नंबर कितनी है? 103वें स्थान, जो दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट है, दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट है। फिर है 29 वीजा मुक्त स्कोर के साथ अफगानिस्तान से जस्ट ऊपर कौन सा है? 102वें स्थान पर कौन सा है? तो इराक है। इराक
2वें स्थान पे। दुनिया में दूसरा सबसे खराब पासपोर्ट है। अफगानिस्तान के बाद अगर सबसे खराब पासपोर्ट किसका है तो वह इराक का है। ठीक है, इराक का है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। 2023 के लिए वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण IATA, ठीक है, द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर की गई है। किसके द्वारा यह रैंकिंग है? वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग जो है अंतर्राष्ट्रीय वायु, क्योंकि पासपोर्ट दे रहा है ना, तो कौन बताएगा? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण यानी IATA द्वारा यह उपलब्ध जो है कराए गए आंकड़ों के आधार पर की गई है। अब देख लेते हैं हिनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में थोड़ा। इसे कब से लॉन्च किया जा रहा है? इसे 2006 में जो है लॉन्च किया गया। इसे कब किया गया? 2006 में। और 2006 से ही, जिस तरह से ये 2006 से लॉन्च किया गया है, तो 2006 से ही आपकी कौन सी रिपोर्ट कौन सी दर्ज की जा रही है? तो जो जेंडर गैप रिपोर्ट है, जेंडर गैप रिपोर्ट भी 2006 से ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट भी। ओके, जेंडर गैप जो रिपोर्ट है ये भी कब लॉन्च हुई है? 2006 में ही। 2006 में ये भी लॉन्च हुई है, 2006 में। क्लियर, जेंडर गैप रिपोर्ट भी। और इस सूचकांक में 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्य शामिल हैं। टोटल कितने हैं? 199 पासपोर्ट और 227 जो है यात्रा जो है वो गंतव्य इसमें शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। प्रत्येक पासपोर्ट को गंतव्यों की कुल संख्या के आधार पर रैंक जो है दिया जाता है और जहां धारक वीजा मुक्त पहुंच सकता है। तो खैर इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। इसको ये रहे कुछ कंट्रीज जो अभी दिखाया गया था, जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया। तो आप इसको बाय मैप यहाँ पे मैप के थ्रू, मैप क्या कीजिएगा, कुछ कुछ छोटे छोटे मैप बना के रूम में चिपका दीजिएगा। जैसे हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा है भारत की रैंक, इंडिया का जहाँ पे है वहाँ पे 80 लिख दीजिए। और कौन कौन सा सेकंड पोजीशन पर है, जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, एक साथ इन सब सेकंड पोजीशन पे है। थर्ड पोजीशन पे ऑस्ट्रिया है, फिनलैंड है, सबसे लास्ट अफगानिस्तान है, इराक 102 पोजीशन पर। तो इस सबको मैप में जरूर दिखा दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ये हो गई उसकी ये थोड़ी सी बॉक्स में बने हुए हैं, एक बार देख लें इसे। बॉक्स में है, क्योंकि आगे के जो 3-4 होते हैं ना, जैसे 1 2 3 और उसके बाद जो है इंडिया के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, तो ये चार्ट जो है बहुत सही दिया गया है। चार्ट बहुत सही है, इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा सब चार्ट वार्ट को थोड़ा सा चिपका लेने का रूम में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया है। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र के अमरावती में। तो भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? ये तो जो महाराष्ट्र के अमरावती में है पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ, दूसरा है, ये दूसरा है। अगर बात की जाए कि भारत का पहला, तो पहला मेगा टेक्सटाइल कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। अगर तमिलनाडु का नाम आता है तो क्या तमिलनाडु में आप लोगों को याद है कि तमिलनाडु किस चीज में जो है, किस पोजीशन पर है? नंबर 1 पे है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में तमिलनाडु जो है वह किसमें है? इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में। जस्ट अ मिनट, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में। या फर्स्ट पोजीशन पर है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में तमिलनाडु किस पोजीशन पर है? फर्स्ट पोजीशन पर है। ओके, इसके अलावा ये तो फर्स्ट पे है, तो सेकंड पे कौन सा है? सेकंड पे कौन सा है? सेकंड पोजीशन पर यूपी है। सेकंड पोजीशन पर कौन सी है? यूपी। यूपी जो है वह सेकंड पोजीशन पर है। तो बात आती है थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन फिर कौन सा है? कर्नाटका थर्ड पर है। कर्नाटका थर्ड पोजीशन पर है। एंड फोर्थ पे अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र किस पर है? फोर्थ पोजीशन पर है। फोर्थ पोजीशन पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, अब है पीएम मित्र। हम लोगों ने देखा कि पीएम मित्र जो है कहाँ पर, तो पीएम मित्र है क्या? क्या है जो महाराष्ट्र के अमरावती में इस पार्क का शुभारंभ किया गया है? तो सरकार ने क्या किया था 2021 में 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल की स्थापना के लिए अधिसूचना जो है उसने जारी किया था। कब? 2021 में, यानी 2 साल पहले। इसे कुल इसका बजट कितना रखा था इसके लिए?
इसके लिए इसका बजट कितना था, तकरीबन 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसको लॉन्च किया गया था। कितना था, 4,445 करोड़ रुपए। और यह किस पे है, इसकी जो विजन है, यानी ये इसके जो स्तंभ है, पिलर है, क्या थे इसके विजन थे 5। इसने 5 विजन इसको मतलब इसकी फोकस किया था कि हमें क्या क्या कर रहा है। तो 5 विजन में क्या था, फॉर्म टू फाइबर, फॉर्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन। इसका मतलब क्या होता है, फॉर्म टू फाइबर यानी उस जो फॉर्म होती है, सपोज जहाँ फॉर्म टू फाइबर, फाइबर यानी किससे संबंधित है, पीएम मित्रा है, किससे, ये टेक्सटाइल से संबंधित है। तो वो जो फॉर्म होगा वो किससे होगा, फाइबर तक उसकी पहुंच होगी। फिर फाइबर के द्वारा, फाइबर के बाद कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। उस फैक्ट्री के बाद फार्म मतलब जहाँ पे सोच लीजिए मतलब जहाँ खेत होंगे फार्म, ठीक है। इसको आप ये मान के चलिए कि खेतों से कहाँ जाएगा, वो खेतों से कहाँ जाएगा, खेतों तक पहुँच होगी। उसके बाद फाइबर तक पहुँच होगी, यानी हम लोग जो यूज़ करते हैं जैसे सूती कपड़ा हो गया, तो उसके लिए कौन से हम लोग पूछते हैं ना कि इस कपड़ों को देखते बोलते हैं इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है या इसकी फाइबर बहुत अच्छी है, यानी उसकी क्वालिटी, इसमें कौन कौन, सपोज कॉटन का है तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा इसकी क्वालिटी बहुत, तो जो फाइबर होता है ना, तो उसने कहा है फॉर्म टू फाइबर, ठीक है। यानी वो फॉर्म से आपकी जो खेत होगी उस खेत को इसने क्या बोला है, फार्म से लेकर के फाइबर, फॉर्म टू फाइबर, या फार्म में खेतों से फाइबर तक, या फार्मर से, ठीक है, किसानों के द्वारा, क्योंकि खेत और किसान संबंध एक ही है। तो फार्मर से लेकर के फाइबर, ठीक है, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री। वो फाइबर अब कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री के बाद वो फैशन में जाएगा, और फैशन के बाद वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, फॉरेन जाएगा, फॉरेन जाएगा। ओके, कहाँ जाएगा, फॉरेन। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है। फार्म टू फाइबर टू फैशन, फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। ओके, चलिए, ये विजन इसकी है। ये विजन क्या है, पीएम मित्रा की यह एक विजन है। ओके, 5F यानी इसलिए बोला गया है इसको, इसलिए इसको बोला गया है 5F। ये थोड़ा सा देख लें, ठीक है। फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, यानी 5F का यहाँ पर यूज हुआ है, 5F का। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्या है, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी। जीवन में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण और क्या है, औद्योगिक, यानी क्या बोल सकते हैं, उभरती हुई प्रौद्योगिकी जो है जीवन में बदलाव लाने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर क्या किया गया है, कॉल फॉर प्रपोजल्स को भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। कॉल्स फॉर प्रपोजल्स, इसमें क्या क्या शामिल है, क्वांटम टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, यानी कॉल फॉर प्रपोजल्स को किसके द्वारा, भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि किसके द्वारा है यहाँ पर, तो भारत और अमेरिका ये दोनों इसमें शामिल हैं। किसमें, क्वांटम टेक्नोलॉजी में, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा जब आप करेंगे तो थोड़ा सा समझे दिक्कत होगी, तो उसको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए कि क्वांटम टेक्नोलॉजी और क्या है, इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से इसको लॉन्च किया गया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए अब होने वाले है ना, तो हो जाएगा 6-7 महीनों में। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए क्या दिया गया है कि 26 विपक्षी दलों ने क्या किया है, 26 विपक्षी दलों ने इंडिया का गठन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। 26 विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने हैं, 26 विपक्षी दल हैं। 26 विपक्षी दलों ने इंडिया का गठन किया, इंडिया का, ओके, इंडिया का गठन किया। तो देख लेते हैं इंडिया मतलब एक पार्टी का जो गठन किया है वो इंडिया का क्या मतलब हुआ। ओके, इंडिया का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय, क्या है, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी संगठन यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ओके, इसलिए इसका नाम क्या आ गया, इंडिया आ गया, इसलिए इसका नाम क्या आ गया, इंडिया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस,
इसका क्या है, संक्षिप्त रूप है। और इसने क्या किया है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इसने ये क्या, जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टी अभी पटना में हुआ भी था, विपक्षी पार्टियों का बैठक भी पटना में हुआ भी था। तो क्या किया है, 26 विपक्षी दल ने क्या किया है, इंडिया का गठन किया है। तो ये पूछ सकता है कि कितने विपक्षी दल हैं, तो 26 का जो ये डिजिट है ध्यान रखिएगा, ठीक है, 26 का डिजिट ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 26 से डिजिट ध्यान रखिएगा कि कितने विपक्षी दल थे। चलिए नेक्स्ट क्या है, यूपी सरकार ने अरविंद कुमार को यूपीईआरसी का प्रमुख नियुक्त किया है। किसने, यूपी सरकार ने किसको नियुक्त किया है, यूपी सरकार ने अरविंद कुमार को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, सेवानिवृत्त कौन है, आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार को यूपी, ठीक है, यूपी। इस यूपीईआरसी का मतलब क्या होगा, इस यूपी क्या है, यूपीईआरसी, तो यूपी से तो उत्तर प्रदेश हो गया, ई का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन, ओके, ईआरसी उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, ठीक है। यूपीईआरसी का नया इसको उनको क्या किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है यूपीईआरसी का अरविंद कुमार को। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इनकी नियुक्ति की तारीख से इनका जो टाइम पीरियड होगा इनका, ठीक है, कब तक है, नियुक्ति की तारीख से 5 साल, कब तक के लिए है ये, 5 साल के लिए है, कब तक के लिए, 5 साल या 5 साल की अवधि के लिए, या 65 वर्ष, 5 इयर्स है, या 65 इयर्स ऑफ एज, 65 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 5 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त, जो भी पहले आएगा तब तक ये पद पर अपना बने रहेंगे। उन्होंने क्या किया है, किसका स्थान लिया है, राज प्रताप सिंह का स्थान, किसका है, राज प्रताप सिंह का स्थान लिया है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब देखते हैं यूपीईआरसी है क्या। तो यह क्या है, एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ठीक है, अर्धन्यायिक जिस तरह से अर्धन्यायिक निकाय है, अर्धन्यायिक जिस तरह से क्या था, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, यह भी एक अर्धनिकाय अर्धन्यायिक निकाय है, जिसके पास क्या है, थोक और खुदरा बिजली दरों को विनियमित करने की, किसकी, थोक और खुदरा, क्योंकि बिजली से ही संबंधित है ना, इलेक्ट्रिक से ही संबंधित है, तो क्या होगा, थोक और खुदरा बिजली दरों को नियमित करने की शक्ति है। देखिए एक होता है, हमें तैयारी क्या करना होता है कि हमारे एग्जाम में बस ये क्वेश्चन आएंगे, हम लोग उसको क्या करते हैं, रट लेते हैं। एक होता है थोड़ा अपने समझ को भी डेवलप करना, ठीक है, कि क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत घुमाता है तो हमें उस वक्त पता होना चाहिए। अब सपोज ये पूछ लेगा यूपीईआरसी, तो आपको ई से ये पता तो होना चाहिए, यूपी का मतलब तो उत्तर प्रदेश हो गया, लेकिन ई का मतलब इलेक्ट्रिक पता होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक पता है तो उसके अंदर क्या करता है वो, थोक, ठीक है, थोक और खुदरा बिजली दरों को विनियमित, क्योंकि उसका क्या काम है, यह एक नियमित, क्या बोला गया है ना कि रेगुलेटरी, तो क्या होगा, नियमित, तो विनियमित करने का इसके पास शक्ति है। और इसका उद्देश्य क्या है, बिजली क्षेत्र को इस तरह से विनियमित करना है कि यूपी के हर घर को निर्बाध और लागत प्रभावी बिजली उपलब्ध हो, ठीक है। और अभी यूपी में इसी मतलब इसके लिए और भी क्या काम किया गया है कि हर घर को सस्ता बिजली उपलब्ध हो, इसके लिए यूपी में और क्या किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, यूपी में ही सोनभद्र में, कहाँ पर, सोनभद्र में कितने का प्रोजेक्ट है, 18,000 करोड़ रुपए का, कितने करोड़ रुपए का जो है प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, ये प्रोजेक्ट कितना है, 18,000 करोड़ रुपए का, और कितने मेगावाट का, तो 800 मेगावाट, ठीक है, 800 मेगावाट की कितनी परियोजना है, इस 18,000 करोड़ तो उसका बजट में है, इसमें जो परियोजना है, जो प्रोजेक्ट है वो कितनी है, 2 प्रोजेक्ट है, ठीक है, 2 परियोजनाओं का आरंभ किया जाएगा, 2 परियोजना होंगी, ठीक है। और इससे फायदा क्या होगा, इस 2 परियोजना से, जो वहाँ पे बिजली की रेट को सस्ती कराना, ठीक है, सस्ती दर में जो है बिजली उपलब्ध हो सके। और यहाँ पे भी क्या एम दिया गया है कि यूपी के हर घर को निर्बाध और लागत प्रभावी बिजली उपलब्ध हो सके। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका कहाँ है, लखनऊ है, यानी यूपीईआरसी का मुख्यालय लखनऊ हो गया, क्लियर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आज के फैक्ट्स कौन कौन से हैं। तो केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 79 जो ईयर्स की उम्र में उनका क्या हो गया, निधन हो गया है केरल के, तो कौन है, ओमान चंडी, कौन है, ओमान चंडी, ठीक है। दूसरा है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किन 2 देशों में किया जाएगा, फीफा है, ये इंपॉर्टेंट है,
ओके, फीफा जो अगर क्वेश्चन में है तो क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। फीफा इंपॉर्टेंट है। फीफा क्या बोल रहा है, महिला विश्व कप 2023 कहाँ किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे तेज बैडमिंटन शॉट मारकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो कौन है वो, सात्विक साईराज। क्या नाम है, सात्विक साईराज। ओके चलिए, स्पोर्ट्स से भी जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने बस यहाँ पे जितने मैं करवा रही उतना ही करके जाइएगा, उसके अलावा और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्पोर्ट्स का जितना करवा दे रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि स्पोर्ट्स सेक्शन से भी आप क्वेश्चन को करवा दिया करो, ठीक है। तो मैं अब लगातार स्पोर्ट्स से जो भी सवाल होते हैं वो मैं दे देती हूँ कि स्पोर्ट्स का ये इंपॉर्टेंट है कर, तो इतने में जितना करवा रही हूँ अगर उतना कर लेंगे तो स्पोर्ट्स का आपको फिर और चक्कर नहीं पड़ेगा। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है, सात्विक साईराज है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे तेज बैडमिंटन शॉट मारकर, चलिए ये तो सेम हो गया, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, ये सेम हो गया, ठीक है। इसको ये रिपीट हो गई है, ये रिपीट हो गया, चलिए छोड़ दीजिए इसे। भारतीय अमेरिकी, ठीक है, भारतीय अमेरिकी सांसद डॉक्टर एमी बेरा किस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है? भारतीय अमेरिकी सांसद हैं चैंपियन ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड, चैंपियन ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड। देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित हुआ है कौन? ओडिशा। क्या किया गया है एक्चुअली, जो द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा भूमि सम्मान जो है वो दिया गया है। भूमि सम्मान किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया था भूमि सम्मान। लैंड रिकॉर्ड्स में है ना कि हमारे भारत ने क्या किया है, 94% अब तक क्या किया गया है, जो लैंड का डिजिटलीकरण कर दिया गया है 94%, और 100% का लक्ष्य रखा गया है अगले साल मार्च तक। ये जो सम्मान दिया गया है भूमि को लेकर के, ये जो सम्मान आप देख रहे हैं ये भूमि, ठीक है। तो राज्य भूमि सम्मान जो है, ये राज्य भूमि सम्मान किसके द्वारा दिया गया है? द्रौपदी मुर्मू। और इसमें एक चीज ये ध्यान रखेगा, ठीक है, एक चीज इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हुआ क्या था, ठीक है, मुर्मू हो गया। हाँ, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो लैंड को लेकर के, जमीन को लेकर के उसका डिजिटलीकरण किया गया है, ठीक है। उसका क्या किया गया है? डिजिटलीकरण किया गया है, जो कि 94% हो चुका है, 94% हो गया है। और मार्च 2024 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? मार्च 2024 तक यानी 2024 तक जो टारगेट रखा गया है, टारगेट कितना रखा गया है? मार्च 2024 तक इसका टारगेट रखा गया है कि 100% कवर कर लिया जाएगा, यानी डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा लैंड्स रिकॉर्ड का। ओके, क्यों किया गया है? क्योंकि जमीन का पहले क्या होता था, बाई मैनुअली होता था, हैंड रिटन होता था, खाते बड़े बड़े खाते होते थे, कुछ अगर रिकॉर्ड ढूंढना हो तो अब जाएंगे, अगर अपने तहसील में जा रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ तो बहुत। अब क्या है, कोई भी इंसान कहीं भी, क्योंकि कुछ लोग जो शहर में शिफ्ट हो गए उनको ये समझ में नहीं आता, तो उनकी ज़मीनें कोई कहीं से दबा दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो अब क्या है, अपनी चीज़ों को वो कैसे उनको पता चल जाएगा, वो डिजिटली जब हो जाएगा तो ये बाई ऑनलाइन सब कुछ उनके पास ही जानकारी रहेगी, तो ये चीज़ें अब आसान हो गई, क्योंकि रिकॉर्ड क्या हो गया, डिजिटलीकरण हो सही, ये सारे फायदे तो होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देश का सर्वश्रेष्ठ अगर राज्य बोला गया है, भूमि सम्मान जो पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया है? उड़ीसा को दिया गया है, ठीक है, उड़ीसा को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 साल में कितने करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार है तो 3.5 करोड़ लोग हैं 5 साल में। अगर बात की जाए कितने 5 साल में, 3.5, और 15 वर्षों की अगर बात की जाए, जो यूएनडीपी जारी किया है 15 वर्षों में, यूएनडीपी ने जो जारी किया है उसके अकॉर्डिंग कितना होगा? यूएनडीपी ने जो जारी किया है, यूएनडीपी ने जारी किया है 15 वर्षों का, ठीक है, 15 ईयर्स का, तो कितने लोग हो जाएंगे? 415 मिलियन, इतने मिलियन, ओके, इतने मिलियन जो हैं गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। ओके, महिला क्रिकेट में भारत को पहली बार वनडे मैच में हराया है तो बांग्लादेश की महिला टीम ने। 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 27 पदक जीते हैं। इस 27 पदक में, ठीक है, इसमें जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था, इसमें एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये हुआ कहाँ था? थाईलैंड में आयोजित हुआ था, थाईलैंड, ओके, थाईलैंड में आयोजित हुआ। फर्स्ट पोजीशन पे कौन था? जापान इसमें फर्स्ट पे रहा है, जापान जो है ये फर्स्ट रहा है,
चीन इस पर सेकंड पोजीशन पर रहा है, चीन। ओके, चीन और भारत जो है, भारत किस पर रहा है, भारत जो है यह थर्ड पोजीशन पर था। भारत की रैंकिंग कितनी थी, थर्ड थी, भारत थर्ड था। अब बात आती है 27 पदक की, तो 27 पदक में ध्यान रखिएगा कि इसमें 27 पदक की अगर बात की जाए तो इसमें करीब गोल्ड कितने हैं, 6 गोल्ड हैं, ठीक है, 6 गोल्ड हैं, 12 आपके सिल्वर हैं और रेस्ट कितने हो गए, 9 आपके ब्रॉन्ज हो गए, 9 ब्रॉन्ज है, ठीक है, 9 जो है ये ब्रॉन्ज है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किस देश में किया जाएगा, दक्षिण कोरिया में। भारतीय ओलंपिक संघ ने किन 2 रेसलरों को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को। 26वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में किस शहर से महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुभारंभ की गई, नई दिल्ली। ओके, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है, तो 80 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश के पास है, सिंगापुर हो गया है, जापान पीछे छूट गया है, ध्यान रखिएगा। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने % पर बरकरार रखा है, तो 6.4%, 6.4%। ओके, अब आते हैं आज के सवाल पर। किस राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने क्या किया है, 16 जुलाई को यौन स्वास्थ्य के मुद्दों पर किशोरों के लिए एक चैटबॉट जस्ट आस्क यानी खुल के पूछो लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है एमपी के द्वारा, ठीक है, एमपी ने क्या किया है, एमपी और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने, ठीक है, क्या किया है, यौन स्वास्थ्य के मुद्दों पर किशोरों के लिए एक चैटबॉट या जस्ट आस्क या खुल के पूछो एक जो है लॉन्च किया है एमपी गवर्नमेंट ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 15 जुलाई को यूपी विद्युत नियामक आयोग यानी यूपीईआरसी का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, उमेश कुमार, अरविंद कुमार, आलोक कुमार, संजय कुमार। तो ध्यान रखिएगा अरविंद कुमार, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, अरविंद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा, चीन, भारत, जापान, फ्रांस। तो वैश्विक क्या बोला है, खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन, तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, भारत। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन देशों ने संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी यानी जीवन में बदलाव लाने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कॉल फॉर प्रपोजल्स को लॉन्च किया है, तो भारत और अमेरिका ने किया है। किसने किया है, भारत और अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने इंडिया का गठन किया है, यहाँ पर 2 चीज है, एक तो आपको नंबर याद रखना है कि कितने हैं, तो 26 हैं, है ना, कितने हैं, 26 विपक्षी दलों ने किया है, और इंडिया का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इंडिया का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, इंडिया का फुल फॉर्म। ओके, एक तो 26 ध्यान रखिएगा और इंडिया का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा इसमें, ठीक है, 26 ये हो गया और इंडिया का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इंडिया का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। रूस ने किस देश के साथ काला सागर अनाज समझौते को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया, रूस ने किस देश के साथ क्या किया है, काला सागर अनाज समझौता को, तो क्या होगा, रूस किसके साथ कर सकता है, ऑप्शन में क्या है, यूक्रेन होगा, है ना, रूस किसके साथ करेगा, जाहिर सी बात है यूक्रेन के साथ करेगा। नेक्स्ट क्या है, भारत ने 2022 में डैश DPT-3 टीकाकरण कवरेज को दर्ज किया है, 93%, 98, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 93%, 93%। ओके, 93%। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 17 जुलाई को लखनऊ में डैश से अधिक के निवेश के साथ 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को इन्होंने क्या किया है, उद्घाटन किया है, ठीक है, कहाँ पर, लखनऊ में भी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। और बजट कितने का है, वो कितने का बजट है, तो बजट है आपका 33,300 करोड़ रुपए का यह बजट है। ओके, 3300 का यह 3300 करोड़ रुपए का यह क्या है, बजट है। क्लियर। चलिए, तो आज के हमारे MCQs फिनिश हुए और हम लोग जो आज की क्लास का कोई भी जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज थे मैंने बता दिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर के या बेहिचक होकर के विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, बताएं कि हाँ कहाँ पे क्या डाउट है। आप लोग को इसकी PDF जो है
अगर आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, और वहीं पर आपको PDF जो है अवेलेबल मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इश्यूज के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।